राहुल गांधी जब जब बिहार आ रहे हैं तब तब एक मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, और वो मुद्दा है कि किस तरह से जो तेलंगाना में जातिगत जनगणना हुआ है, जातीय गणना हुआ है, वो बिहार से बेहतर है। और उसके ऊपर बिहार के नेता कोई माकूल जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया गया और बहुत कुछ सवाल खड़े भी किए गए हैं, जो कि बहुत ही पर्टिनेंट सवाल हैं जो खड़ा किया जाना चाहिए, और जेडीयू को ये बहुत पहले संभवतः करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा और उसके अलावा क्या उन्होंने मिस किया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हम दोनों आपको बताएंगे। जातिगत जनगणना का अगर आप देखिएगा, तेलंगाना को जिस तरह से मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसका अगर बिहार के साथ कंपेयर कीजिएगा तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बिहार सरकार ने लगभग 215-20 पेजों का एक पूरा जातिगत जनगणना का पूरा मोटा सा रिपोर्ट पब्लिश किया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने आज तक अभी तक कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया है। जबकि ये भी आप ध्यान रखिए कि तेलंगाना के अंदर ये कोई पहली बार जातीय गणना नहीं हो रही है। जातिगत सर्वे जो है इसके पहले एक बार और हो चुका है 2014 में, जब वहां पे टीआरएस की गवर्नमेंट थी, और उस समय उसका नाम दिया गया था समग्र कुटुंब सर्वे, और उसमें भी यही हुआ था कि उन घरों की गणना की गई थी, वहां जातिगत जनगणना की गई थी। लेकिन प्राइवेसी का हवाला देकर के कहा उसको पब्लिश नहीं किया गया। और इस बार भी जब इस रिपोर्ट के छोटे से अंश को सदन में रखा गया, उसमें यही कहा गया कि हम पूरी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेसी का राइट का हनन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे बिहार बिना कोई प्राइवेसी का मामला आए हुए भी इस रिपोर्ट को पब्लिश कर देता है, लेकिन तेलंगाना नहीं कर पाता है। उसका भी हम आपको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस आधार पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि तेलंगाना का जो मॉडल है वो ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा बेहतर है। आधार जो उनका है वो 2-3 वो देते हैं। पहला आधार देते हैं कि तेलंगाना का जो सर्वे हुआ, कास्ट सेंसस जो हुआ, या जिसे कह सकते हैं कास्ट सर्वे हुआ, उसमें टोटल 54 सवाल पूछे गए थे और बिहार वाले में 17 सवाल पूछे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आपने क्या सवाल पूछा, किस तरह का सवाल पूछा, क्या उसका जवाब आया, क्या रिजल्ट हुआ, वो तो जब पता ही नहीं चला है अभी तक, तो उन सवालों का कितना महत्व है, कैसे सवाल पूछे गए, सबका क्या मतलब बनता है जब रिपोर्ट ही अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। दूसरा चीज होता है कि आप एक ही जानकारी को पता करने के लिए 4 सवाल भी पूछ सकते हैं, 4 सवाल से एक जानकारी पता कर सकते हैं, और एक सवाल से भी 4 जानकारी पता कर सकते हैं। तो वो भी अब बिहार कास्ट सेंसस जो हुआ है 17 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उस 17 सवालों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मोटरसाइकिल कितने हैं, साइकिल कितने हैं, टीवी है नहीं है, कितना कमाते हैं, अलग अलग जातियों का है। तो वो उसकी तुलना तो तब होगी जब आप रिपोर्ट पब्लिश करेंगे कि आपका रिपोर्ट कितना डिटेल है और इनका रिपोर्ट कितना डिटेल है, वो तब देखा जाएगा। जब तक पब्लिश नहीं हुआ तो उस पर क्या बात किया जा सकता है। हो सकता है उनका ज़्यादा रोबस्ट है, लेकिन अभी तक जब तक पब्लिश ना हो तब तक कोई क्या ही कह सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल इसमें उठता है कि वो कह रहे हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उनका, तो बिहार वाले का भी तो नाम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही है। यहाँ पे भी सारे जो है वो घर से लेकर जमीन से लेकर सारे मुद्दों को की गणना की गई है। दूसरा जो वो अपर हैंड ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस गणना के आधार पर दलितों को 3 अलग अलग उप वर्गों में बांटा है। पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है, उसके लिए कानून भी वहां पे पास हुआ है। लेकिन इस बिहार में 2007 में ही दलित और महादलित 2 अलग अलग कैटेगरी बांट दिया गया था। तो जो तेलंगाना की सरकार रिपोर्ट आने से पहले या जातिगत जनगणना सर्वे करने के बाद जो काम कर रही है, दलितों को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटना, 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटना, वो तो बिहार सरकार 2007 में ही कर चुकी है। इतना जरूर है कि बिहार सरकार ने महादलित और दलित करके 2 कैटेगरी बांटा था, आपने 3 कैटेगरी बांटा है। इसमें आप अपर हैंड है कि आप बिहार ने 2 जगह बांटा था, आपने 3 जगह किया है, इससे ज्यादा आपका नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट तो बिहार का ही शुरू किया हुआ है। लेकिन फिर बिहार सरकार ये भी कह सकती है कि बिहार सरकार ने जो ईबीसी है और ओबीसी है उनको अलग अलग किया। जैसे कि आज जो धानुक हैं वो अलग ईबीसी में आते हैं और जो कुर्मी हैं वो ओबीसी में आते हैं, यादव ओबीसी में आते हैं, बाकी सारी जातियां हैं कर्पूरी ठाकुर ईबीसी में आते हैं, जो मुख्यमंत्री इनको भारत रत्न मिला।
लेकिन जो तेलंगाना का जो सर्वे हुआ है, अब ये अटैक है समझिए जो जेडीयू की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से है कि तेलंगाना का जो सर्वे हुआ उसमें ईबीसी नाम का कोई कैटेगरी ही नहीं बनाया गया। एससी को आपने 3 जगह बांट दिया, लेकिन वो भी डेटा नहीं पब्लिश किया है कि किसका कितना है तीनों कैटेगरी का, सिर्फ बांट दिया ये कह रहे हैं। और सुधार पे उन्होंने रिजर्वेशन अलग अलग देने का वो कह रहे हैं, हालांकि उसमें भी कोर्ट वगैरह में जाएगा, कोर्ट में हो सकता है ये डाटा वगैरह दे, लेकिन पब्लिश नहीं किया है। लेकिन ईबीसी और ओबीसी का अलग अलग डेटा तो इन्होंने काउंट ही नहीं किया है, ईबीसी जैसा कोई कैटेगरी का इन्होंने काउंट ही नहीं किया है। यहाँ पे बिहार अपर हैंड लिए हुए, बिहार ने ईबीसी काउंट किया है। और सबसे बड़ी बात है, बिहार का जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें 215 अलग अलग जातियों, 214 जातियां प्लस एक अन्य में डाल दिया गया था, जो किसी जाति में नहीं आते हैं वो अन्य में आ जाएंगे। 215 अलग अलग जातियों का लिस्ट जारी किया गया, उनका सबका अलग अलग कोड दिया गया और सबको अलग अलग जो है वो गणना किया गया। मुसलमानों को के अंदर भी अलग अलग जाति का गणना किया, शेख का संख्या कितना है उसका अलग किया, सैयद का, पठान का, जो आपके अंसारी है या उसके अंदर जो दलित जातियां हैं, जो ईबीसी जातियां, उन सबको जाति के नाम से सारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। लेकिन तेलंगाना में किसी भी एक जाति का अलग से कोई रिपोर्ट आज तक नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि तेलंगाना में राजपूत कितने हैं, कोई नहीं बता सकता है कि तेलंगाना में ब्राह्मण कितने हैं। आप जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है वो सिर्फ इतना दिया है कि बैकवर्ड कम्युनिटीज इतना है, बैकवर्ड कम्युनिटीज बिना मुस्लिम के इतना है, मुस्लिम के साथ इतना है। अब मुस्लिम को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इतना है, बिना मुस्लिम के इतना है, मुस्लिम के साथ इतना है। उसी तरह से एससी इतना है और एसटी इतना है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट उनका नहीं दिया हुआ है। तो अगर उसके सामने अगर बिहार की रिपोर्ट को देखेंगे तो बिहार का रिपोर्ट बहुत डिटेल है। और बिहार की रिपोर्ट में तो आप यहाँ तक पता कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यादव जाति के अंदर इतने प्रतिशत लोग जो स्वरोजगार करते हैं, इतने प्रतिशत लोग जो है वो सरकारी नौकरी करते हैं, इतने प्रतिशत लोग निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, इतने प्रतिशत लोग रोजगार के लिए पलायन किए हैं, इतने प्रतिशत लोग जो है वो पढ़ाई करने के लिए पलायन किए हैं, इतने प्रतिशत लोगों के पास 4 चकिया वाहन है, इतने लोगों के पास 2 चकिया वाहन है, इतने लोगों के पास लैपटॉप है, इतने लोगों के पास मोबाइल है। ये सारे के सारे डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ, पूरा 215 पेज का रिपोर्ट है। किसी भी एक जाति का, तेलंगाना का किसी भी एक जाति का इस तरह का इतना डिटेल रिपोर्ट कहीं आपने देखा है, कहीं सुना है, या किसी भी नेता ने बताया है? बताएंगे कहाँ से, क्योंकि रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं हुई है उनकी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पब्लिश इसलिए नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि उनका कहना है कि प्राइवेसी के राइट का हनन है। लेकिन बिहार कैसे पब्लिश कर दिया? सबसे बड़ा सवाल फिर आपके दिमाग में ये उठेगा। बिहार इसलिए पब्लिश कर पाया और तेलंगाना इसलिए नहीं पब्लिश कर पाए क्योंकि जो प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे बिहार सरकार के सर्वे में, उसको बिहार सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया। और जो तेलंगाना सरकार का सर्वे हुआ उसमें सारे क्वेश्चन को मैंडेटरी कर दिया गया। तो अगर आप जो सवाल प्राइवेसी से रिलेटेड है, अगर उसको आप मैंडेटरी पूछ रहे हैं, तब फिर वो प्राइवेसी के हनन में आ जाता है। और यहीं पे स्मार्टली बिहार सरकार ने किया कि लोगों को ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन सब लोग बता ही देते थे। किसी का जाति के ऊपर पूछने के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कानून के ये है कि आप किसी का जाति जबरदस्ती नहीं पूछ सकते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर वो इच्छा है तो बता दिया उन्होंने, ज़्यादातर लोग बता ही देते हैं। वैसे ही आप सड़क पर किसी से पूछते हैं तो अब बता देता है लोग। तो इसीलिए प्राइवेसी वाले कानून से बिहार बच गया। अब तेलंगाना ने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया, वो एक अलग सवाल है। अब इस पूरे जो आप डिबेट को अगर आप देखिएगा तो उसमें मेथड पे भी सवाल उठा है। मेथड में क्या सवाल उठा है? जो तेलंगाना सरकार ने सर्वे किया उसमें उन्होंने एक बार में 50 दिनों तक लगातार सर्वे किया और खत्म। बिहार सरकार ने 2 राउंड में सर्वे किया। पहले राउंड में सिर्फ घरों की गणना किया कि कितने घर हैं टोटल। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में जनवरी में ये हुआ था, 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, और उसके बाद 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक हुआ था, जो कि हर घर में हर व्यक्ति का अलग अलग गणना किया गया था जाति के हिसाब से। लेकिन जो तेलंगाना में हुआ वो एक साथ हो गया था। अब इसमें बेहतर कौन है? अगर आप जो सेंसस कमीशन, जो संवैधानिक संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी किसी भी तरह का जनगणना करने का, उसका अगर मेथड देखिएगा तो उसका मेथड भी 2 स्टेज में होता है। अगर देश में जनगणना होती है तो वहाँ पे भी वैसे ही होता है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ घरों को गिना जाता है, सेकेंड राउंड में
आदमी को गिना जाता है। तो अगर आप जो नेशनल नॉर्म बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी के द्वारा जो नियम बनाया गया उसको बिहार सरकार ने फॉलो किया, उसको तेलंगाना सरकार ने फॉलो नहीं किया है। अब उसमें एक सवाल और उठता है, जो कि बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने ईबीसी को, बीसी को क्यों नहीं गणना किया, अलग अलग क्यों नहीं गणना किया इन्होंने, या पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट को। उसके पीछे जो कारण सबसे बड़ा है वो बिहार में भी आपको देखने को मिलता है और कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। कर्नाटक में भी 2014 में ही रिपोर्ट 15 में बन चुका, आज तक पब्लिश नहीं हुआ। उसके पीछे तो सभी लोग जानते हैं, साफ कारण ये था कि वहाँ वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटी के अंदर झगड़ा था। उन लोगों को लगता था सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटी है, लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता चला दलित और मुस्लिम दो सबसे ज़्यादा है। तो वो डाटा बाहर आए तो जो है वहाँ राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, इसलिए वो डेटा को बाहर ही नहीं लाने के लिए दिया गया। उसी तरह से अगर संभवतः, ये आप संभावना ही जता सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट तो पब्लिश हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि तेलंगाना के रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ रिपोर्ट आया हो जिसमें कि ये दिखाया गया हो कि बैकवर्ड कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है या मुस्लिम ज़्यादा है या क्या है, वो तो रिपोर्ट ही बताएगा। लेकिन अब इसमें एक और बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। क्या फॉल्ट लाइन है? पिछले 15 सालों के दौरान तेलंगाना, 14 सालों के दौरान 2011 से लेकर 2025 के बीच में तेलंगाना में 3 बार सर्वे हुआ है। एक जो जनगणना हुआ था 2011 वाला, उसके बाद फिर 2014 में टीआरएस गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जिसको आप समग्र कुटुंब सर्वे कहते हैं, जो कि जातीय गणना ही था, और उसके बाद फिर 2025 में। इन तीनों का अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस कीजिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों होश उड़ेंगे? 2011 का जो संवैधानिक संस्था है भारतीय जनगणना आयोग, उसके द्वारा जो सर्वे किया गया उसके अनुसार पूरे तेलंगाना के अंदर 83 लाख घर थे और उस 83 लाख घर में 3 करोड़ 50 लाख लोगों की जनसंख्या रहती थी। 83 लाख में 3 करोड़ 50 लाख लोग, यानी कि लगभग 4.5 सवा 4 लोग एक घर में रहते थे। अब आ जाइए 2025 का जनगणना। 2025 के जनगणना में अगर आप देखिएगा तो कह रहे हैं कि घरों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख हो गया है, यानी कि अगर आप टोटल देखिएगा वृद्धि तो 32 लाख घरों की संख्या बढ़ी है। 83 से बढ़ के 83 लाख से बढ़ के 115 लाख हुआ है, तो टोटल 32 लाख घरों की संख्या में वृद्धि हुई है 14 सालों के दौरान। लेकिन पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है? पॉपुलेशन के अनुसार 2011 की जनगणना में 3.5 करोड़ जनसंख्या थी तेलंगाना की, और जो अभी जनगणना हुआ है, अभी जो सर्वे हुआ है कास्ट सर्वे, उसके अनुसार 3 करोड़ 70 लाख, यानी 3 करोड़ 50 से बढ़ के 3 करोड़ 70 लाख हुआ, यानी कि टोटल जनसंख्या मात्र 20 लाख बढ़ी है। 3.5 लाख जहाँ 3.5 करोड़ जहाँ की जनसंख्या हो, क्या उसका 14 सालों में 10%, 20% भी, 15% भी नहीं बढ़ोतरी होना चाहिए? अगर 10% भी बढ़ोतरी होता तो 35 लाख बढ़ना चाहिए था, जबकि 14 सालों में कम से कम किसी भी जगह पे 15-18% से कम वृद्धि नहीं होता है, किसी भी राज्य में चले जाइए। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुआ है मात्र 10% भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 6-7% हुआ है। हो सकता है बहुत बड़ा कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, कुछ ऐसा कुछ किया हो तेलंगाना की सरकार ने जिसके कारण इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा हो। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर जनसंख्या इनका बढ़ा है मात्र 20 लाख, तो घरों की संख्या 32 लाख कैसे बढ़ सकती है? क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 83 लाख घर थे और 2025 में ये बढ़कर 115 लाख हो गए, यानी कि बढ़ा 32 लाख घरों की संख्या, और जनसंख्या बढ़ रहा है 3 करोड़ 50 लाख से बढ़ के 3 करोड़ 70 लाख, यानी कि 20 लाख है। घरों की संख्या बढ़ी है 32 लाख और जनसंख्या बढ़ी है 20 लाख। क्या ये संभव है किसी भी समाज में कि घर की संख्या बढ़ेगी 32 लाख और जनसंख्या बढ़ जाएगी 20 लाख? मतलब ये तो एकदम अनयूजुअल सा डेटा है ना। तो ये डेटा तभी क्लियर हो पाएगा जब आप फुल डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। तो ये इस तरह के डिस्क्रिपेंसीज, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है और ये डिस्क्रिपेंसीज कम से कम बिहार में नहीं देखने को मिला था। अब छोटे स्तर पे बिहार में सभी जाति अपनी अपनी जाति को कह रहे थे कि हमारी जाति का कम जो है वो आंक करके दिखाया गया है, सभी लोग ऐसा बोल रहे थे। तो वो तो किसी भी राज्य में डेटा पब्लिश होगा तो वो सब चीज़ें डिस्प्यूट में आएगी, और वो तेलंगाना में होगा तो तेलंगाना में भी आएगी। लेकिन तेलंगाना में क्यों नहीं किया गया पब्लिश उसके बावजूद? संभवतः वो जो झगड़ा होता है पब्लिश होने के बाद कि मेरी जाति को जो है वो कम आंक करके सरकार ने दिखा दिया, मेरी जाति के खिलाफ साजिश किया गया, मैं इतना हूँ, मुझे इतना ही बताया गया है,
ये झगड़ों से शायद तेलंगाना सरकार बचना चाहती थी। दूसरा कारण ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जिसका वहाँ पे दबदबा है, उसका जनसंख्या कम आ रहा होगा, तो फिर हलचल मच जाएगा, जैसे हलचल मच जाएगा जैसे कर्नाटक में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अंततः सवाल सबसे बड़ा यही होता है, पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप डेटा। बिहार सरकार ने भी अभी तक जिला स्तर का डेटा पब्लिश नहीं किया है, अलग अलग जिले का, जैसे कि होता है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जब रिपोर्ट बनाती है तो वो हर गांव के स्तर पे डेटा पब्लिश करता है, लेकिन अभी भी बिहार सरकार ने जिला स्तर तक भी पब्लिश नहीं किया, जबकि साल से ऊपर 2 साल होने को है, 2 साल हो गया इनफैक्ट। तो अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ है डेटा जिला स्तर पे या गांव के स्तर पे, जबकि सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। अब इन सभी सवालों का निचोड़ यही है कि ये पूरा का पूरा जो डिबेट ही है वो फालतू का डिबेट है। क्यों फालतू का डिबेट है? ये डिबेट इसलिए फालतू का डिबेट है क्योंकि जब भारत सरकार ये कह चुकी है कि अगली जब भी जनगणना होगी तो जातीय गणना या जातिगत जनगणना उसे कहिए, वो जनगणना के साथ साथ होगी। तो देश के अंदर जनगणना करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया को है। तो जब सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो संवैधानिक संस्था है वो करने के लिए तैयार है, तो ये सारे गैर संवैधानिक संस्था के लोग क्यों कर रहे हैं अब, या क्यों करना चाहते हैं, या उसको कैसे मॉडल बना सकते हैं? एक गैर संवैधानिक संस्था के द्वारा कराया गया जनगणना का मॉडल या सर्वे का मॉडल कैसे बेहतर हो सकता है उस मॉडल से जो एक संस्थागत, एक जो संवैधानिक संस्था है उनके द्वारा किए गए जनगणना से। और 70 सालों से 75 सालों से जनगणना आयोग ये काम कर रही है और बिहार में तो पहली बार हुआ है, तो उसको आप मैच ही नहीं कर सकते हैं, तो ये डिबेट ही बेकार है। एट द एंड यही कहेंगे। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।